नमस्कार। अभी हम लोग झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय कमल किशोर भगत जी के धर्मपत्नी श्रीमती नीरू शांति भगत, जो कि आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हैं। लोहरदगा का विकास कैसे होगा? लोहरदगा का विकास होगा 2024 के बाद देखने को मिलेगा। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएं तो वहाँ का ग्रामीणों का विकास कैसे होगा, गांव का विकास कैसे होगा? जब स्वर्गीय कमल किशोर भगत 2009 में विधायक थे, तब वे महिलाओं को महिला मंडल से जोड़ने का काम किए और जीरो बैलेंस से सबका खाता खुलवाए और वही सबके खाते में 10,000 का सीड मनी भी वे दिए। किसानों का विकास कैसे होगा? यहाँ के आधे किसान तो कर्जे में डूबे हुए हैं। केसीसी का जो पैसा मिलता है वो आधा पैसा तो वहाँ के बिचौलिए ही ले लेते हैं। हाँ। क्योंकि किसान बहुत गरीब परिवार से होते हैं। गरीब है तो ही तो लोन लेते हैं। कम से कम वैसे लोगों के ऊपर सरकार को उस पर दबाव डालना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करवाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये कार्रवाई भी नहीं होता है। सरकार को उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। तो आपका सरकार आएगा तो क्या ये धांधली रुकेगा, भ्रष्टाचार रुकेगा? जरूर हम लोग धांधली को भी रोकेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमारा नाम हुआ अरविंद यादव, मैं आजसू पार्टी का केंद्रीय सचिव। जैसे कि हम लोहरदगा में देख रहे हैं कि हमारे सदियों से बॉक्साइट का माइनिंग हो रहा है, यहाँ पे बॉक्साइट का ढुलाई चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोहरदगा का विकास नहीं हुआ। कैसे होगा विकास? निश्चित तौर पे हमारा झारखंड राज्य 40% खनिज संपदा से भरा पूरा है और मैं लोहरदगा का बात करूंगा। लोहरदगा में बॉक्साइट आपका लोहरदगा जिला और गुमला जिला में भरा हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों को इस बॉक्साइट से कोई लाभ नहीं हो रहा है। यहाँ पूंजीपतियों का जो है कि आगमन हो चुका है। यहाँ से बॉक्साइट का खनन होता है और बाहर रेणुकूट भेजा जाता है। हमारे स्वर्गीय दादा कमल किशोर भगत जी, जब उनको 2009 में लोहरदगा विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका मिला, उन्होंने हमेशा सदन में यहाँ के लोगों को का विकास हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, इसको लेके सदन पे हमेशा बोलते रहते थे और यहाँ फैक्ट्री खोलवाने की बात हमेशा करते थे। यहाँ पे अभी ये समस्या है कि लोग इसके धूल और गंदगी से बीमार पड़ रहे हैं और अनेक प्रकार की बीमारी पनप रहा है, लेकिन कहीं न कहीं इसका फ़ायदा जो है, इसका जो लाभ है बॉक्साइट का या डंपिंग का, इसका फ़ायदा बाहरी लोग उठा रहे हैं। ये कब दूर होगा? यहाँ के लोगों को कब रोजगार मिलेगा? निश्चित तौर पे 2009 में स्वर्गीय दादा कमल किशोर भगत जी जब पहली बार लोहरदगा का विधानसभा का नेतृत्व करने का उनको मौका मिला, वो हमेशा हमारे लोहरदगा जिला के शहरी क्षेत्र के बीचों बीच में जो डंपिंग यार्ड का निर्माण किया गया है, वो हिंडाल्को के खिलाफ में हमेशा सड़क पे भी आंदोलन करते थे और सदन के पटल पे भी इस बातों को रखा करते थे कि यहाँ शहरी क्षेत्र से डंपिंग यार्ड को हटाया जाए। यहाँ जो डंपिंग यार्ड है, इससे जो है कि पूरा लोहरदगा जिला धूल से भरा हुआ है। इससे जो है कि टीबी का बीमारी उत्पन्न हो रही है, यहाँ के जनताओं को दम्मा जैसे बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित तौर पे आने वाला समय में एनडीए का गवर्नमेंट बनेगा और लोहरदगा विधानसभा से आजसू पार्टी की उम्मीदवार आदरणीय नीरू शांति भगत जी को लोहरदगा विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। इनका जो है कि सपना है कि यहाँ के लोगों को रोजगार दिलाना और यहाँ के लोगों को जो है कि बीमारियों से मुक्त कराना इनकी पहली प्राथमिकता होगी। जैसे पिछली बार चुनाव की बात करें तो पिछली बार क्या गलती हुई थी? निश्चित तौर पे हम लोग जब 2009 में चुनाव लड़े थे तो हमारा दल भी जो है कि 5 विधानसभा से विधायक चुन के विधानसभा में गए थे और 2011 में हटिया का चुनाव जीतकर हम लोगों ने 6 विधायक का जो है कि मिसाल कायम किए और उस समय कांग्रेस का भी 6 से 7 विधायक हुआ करते थे। 2014 में हम लोगों ने एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा, हम लोगों को 8 सीट मिली थी, लेकिन हम लोग 5 सीट जीतकर गए। 2019 पे महागठबंधन के तहत हमारा प्रतिद्वंदी हमारा विपक्षी चुनाव लड़ा। 4 दल मिलके महागठबंधन बनाए और चुनाव लड़े। निश्चित तौर पे हम लोगों का थोड़ा सा
गलती तो हुआ है, अगर हम लोग एक साथ में लड़ते तो हम लोग का 52 सीट होता। आजसू पार्टी अकेले भी लड़ी, लेकिन ऐसे बहुत से जगह है जैसे ईचागढ़ हुआ, मांडू हुआ, जहाँ पे हम लोग 2000 से कम मार्जिन से चुनाव हारे हैं। आने वाला 2024 में एनडीए गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 50 सीट पे हम लोग उम्मीदवार जीतने का काम करेंगे। इस बार का चुनाव का क्या मुद्दा रहेगा और क्या रोड मैप रहेगा जो आपको जनता विश्वास करे और आप लोगों को वोट दे? निश्चित तौर पे 2009 में स्वर्गीय दादा कमल किशोर भगत जी चुनाव जीत कर आए थे। उन्होंने पेशरार जैसे प्रखंड की बात मैं करूंगा, 65 साल से पेशरार के लोग रोड क्या होता है, रोड का क्या नक्शा होता है, रोड के बारे में जानते नहीं थे। निश्चित तौर पे 2014 में एनडीए गवर्नमेंट का सरकार बनी थी। हमारा पथ निर्माण विभाग आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी के अधीन में था। स्वर्गीय कमल किशोर भगत जी ने पेशरार जैसे रोड को स्वीकृति दिलाने का काम किए। आपका किस्को मोड़ से रिचू गुटा जैसे बहुत पुराना मांग जनता का, उस रोड को निर्माण कराने का काम किया। उसका शिलान्यास खुद स्वयं किए थे स्वर्गीय दादा। आपका शंख नदी से लुकैया मोड़, जो कि वहाँ के लोग कभी सोचे नहीं थे कि यहाँ रोड का निर्माण होगा, लेकिन ऐसे जो नहीं होने वाला काम को स्वर्गीय दादा करके दिखाए और उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक उत्कृष्ट विधायक होने का सम्मान प्राप्त हुआ। वो एक विधायक रहते हुए लोहरदगा का भलाई और लोहरदगा के विकास के बारे में सोचे। अगर वो मंत्री रहते तो और बहुत कुछ करते। जैसे कि आज हमारे बीच स्वर्गीय झारखंड आंदोलनकारी कमल किशोर जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन कहीं न कहीं उनके पद चिन्हों पे यहाँ के लोग और यहाँ का जो पार्टी है वो चलने का कार्य कर रही है। तो उनके कार्यों का आप कैसे देखते हैं और कैसे उनके चिन्ह कदमों में चलिएगा? हम लोग निश्चित तौर पे दादा को अपना आदर्श मानते थे और दादा के कहने पे हम लोग चल रहे हैं। निश्चित तौर पे उनका जो अधूरा सपना था लोहरदगा को विकास की गति पे लाना और लोहरदगा पे एक एक व्यक्ति का, उन्होंने विधानसभा में सरना कोड जैसे बातों को मुखर रूप से रखते थे, समता जजमेंट जैसी बातों को मुखर रूप से रहते थे। समता जजमेंट का हमारा जहाँ पे खनन, जहाँ पे हमारा खुद का जमीन हो और वहाँ से अगर माइनिंग होती है तो वहाँ हमारा अपना अधिकार होना चाहिए, या ना कि कोई दूसरे लोग आए और यहाँ पे खनन करे और यहाँ के जो खनिज संपदा है उसको बेचे और यहाँ के लोग धूल और माटी खाए। झारखंड में इतना संपत्ति है, इतना ज़्यादा खनिज संपदा है और उसमें भी लोहरदगा में भी बहुत ज़्यादा खनिज संपदा है, जैसे बॉक्साइट के तौर पर देखा जा सकता है। तो कैसे लोहरदगा का विकास होगा और आज तक क्यों विकास नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा खनिज संपदा है कि लगभग बोला जा सकता है झारखंड सबसे अमीर राज्य है। तो कैसे विकास होगा? देखिए, निश्चित तौर पे झारखंड जिस सोच के साथ में लड़ाई लड़ के ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू के द्वारा लिया गया है, आज 23 साल झारखंड का बना हुआ हो गया है। 23 साल में एक बच्चा जो है कि पढ़ लिख कर बड़ा होकर एक अच्छा मुकाम तक बेस पे अपना स्टैंड हो जाते हैं, लेकिन आज वो झारखंड हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। निश्चित तौर पे यहाँ नेतृत्व का कमी है। अच्छे नेतृत्वकर्ता जो है कि झारखंड का बागडोर नहीं संभाले हैं। हमारे आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी पूर्ण रूप से अगर आ जाते हैं, वो झारखंड के माय माटी की बात करते हैं और झारखंड की सांस्कृतिक भाषा और अस्मिता की बात करते हैं। निश्चित तौर पे झारखंड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे कि यहाँ के रोजगार से संबंधित आपने जो बात किए और यहाँ के शिक्षा से संबंधित जो बात किए और हॉस्पिटल का संबंधित जो बात किए, हमारे पास न हॉस्पिटल अच्छा है, न शिक्षा से संबंधित अच्छा है। हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, अच्छे इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। हमारे पास स्मार्ट सिटी का कमी है। हमारे साथ बहुत सारे और भी समस्या है जो कि यहाँ होना चाहिए, अभी नहीं है। तो क्या आपके सरकार में ये होने उम्मीद रखें कुछ हो पाएगा? निश्चित तौर पे जब हम लोग सरकार में रहे हैं, हमारे सुप्रीमो आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी को जो भी जिस विभाग का जिम्मेदारी मिला है, मैं गृह विभाग की बात करूंगा। जब हमारे सुप्रीमो आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी को गृह विभाग जब आवंटित किया गया था, उन्होंने ग्रामीण जनता का को सहज महसूस करने के लिए हर एक थाना में एक स्वागत कक्ष का जो है कि निर्माण कराए थे। क्योंकि जनता अगर कभी थाना में जाए, अपनी बातों को, अपनी समस्या को अगर थाना में रखना है
थाना प्रभारी के पास में अपनी बातों को रखना है तो लोग पहले डरते थे, हिचकिचाते थे, लेकिन सुदेश कुमार महतो जी ऐसा व्यवस्था बनाए कि अगर कोई जनता वो सुदूर इलाका से हो या शहरी क्षेत्र से हो, पहले उनको स्वागत किया जाए, उनको पानी पिलाया जाए, उनको चाय पिलाया जाए, उसके बाद जो है कि उनसे जो है कि उनकी वस्तु स्थिति से अवगत किया जाता था। उन्होंने अच्छी सोच के साथ में ये पहल किए थे। यहाँ का पलायन कब रुकेगा? निश्चित तौर पे एक झारखंड की बात करने वाली सरकार अगर आती है तो वो झारखंड की माय माटी की बात करेगी। जो झारखंड में रहे हैं, झारखंड के वस्तु स्थिति से अवगत है, जिनको झारखंड माय माटी के बारे में जिनको दर्द है, वही झारखंड को सोच सकते हैं और पलायन उसी के बाद रुकेगी। हमारे लोग मजदूरी कब तक करते रहेंगे? निश्चित तौर पे आज ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर इलाका में देखा जाए, स्कूल तो है लेकिन शिक्षक की अभाव है, और वो भी एक शिक्षक को वहाँ पे मान के चलिए एक स्कूल में 300-400 बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ एक शिक्षक मात्र है, और उसको भी सरकारी काम में लगा दिया जाता है, जैसे BLO का काम हुआ और अनेक तरह की काम में लगा दिया जाता है। बच्चा जिसके कारण पढ़ नहीं पाता, उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है और आगे ग्रोथ नहीं कर पाता है। आने वाले समय में हमारा सरकार अगर बनती है तो हम लोग शिक्षा पे पहले फोकस करेंगे, और आजसू पार्टी में जो भी NDA में जो भी मंत्री होते हैं या मंत्रालय जिनको मिलता है वो वेल एजुकेटेड होते हैं। वर्तमान में शिक्षा विभाग को देखा जाए तो मैट्रिक पास, तो नॉन मैट्रिक, ऐसे ऐसे लोगों को बड़े बड़े पद से सुशोभित किया जाता है। वो एक सरकारी कर्मचारी की बातों से कितना विकास कर सकते हैं, अपने आप में सेल्फ डिसीजन लेने का क्षमता भी होना चाहिए। अगर निश्चित तौर पे जो मंत्री का पद का जो शपथ लेते हैं उनको भी एजुकेटेड होना चाहिए। हमारे झारखंड में IT शहर होना चाहिए कि नहीं? निश्चित तौर पे हमारा झारखंड में IT शहर होना चाहिए। जो कि हमारे अभी झारखंड में देखा जाए तो बिजनेस हब भी नहीं है। हमारे यहाँ बाहर से लोग निवेश करने नहीं आते हैं। ये कब होगा? क्योंकि हमारे यहाँ इतना गंदगी है, लाइन का व्यवस्था अच्छा नहीं होता है, यहाँ के लोग बाहर मजदूरी करने जाते हैं, यहाँ पे अच्छे जो कर्मचारी है वो नहीं मिलते हैं। तो ये कब शुरू होगा हमारे यहाँ? निश्चित तौर पे मैं बतलाना चाहता हूँ हमारा पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी को जब पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मिला था, शांडिल जैसे नदी को डैम बनाने का काम किए, वहाँ से वहाँ के लोगों को 2 प्रकार का लाभ हुआ। पहला तो सिंचाई, और हमारे झारखंड में जो एक पर्यटक स्थल के रूप में पहचान उसको मिला, और वहाँ से हमारा गवर्नमेंट को रेवेन्यू आती है। निश्चित तौर पे हमारा कुछ दिन पहले 3-4 महीना पहले महाधिवेशन हुई थी। हम लोगों ने पूरे झारखंड में इस टाइप के जितने भी अच्छा दृश्य, मनोरम दृश्य, या नदी हो, नाला हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, उसको एक पर्यटक स्थल के रूप में चिन्हित करने का काम करेंगे और टूरिज़्म पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जिससे हमारा झारखंड को लाभ हो और रेवेन्यू कलेक्ट हो। निश्चित तौर पे हमारा झारखंड आगे बढ़ेगी। यहाँ टेक्नोलॉजी के साथ में खेती के बारे में भी फोकस किया गया है। केवल पानी समस्या नहीं है, यहाँ और भी सारी समस्या है। उसको लेकर आजसू पार्टी जो है कि अपना प्लानिंग तैयार कर रही है। सत्ता में 2024 में जैसे आजसू पार्टी आती है, इस पे फोकस करेगी। जैसे कि झारखंड में बिजली का भी बहुत बड़ा समस्या रहा है, लेकिन हमारे पास कहीं ना कहीं बिजली उत्पादन करने का जो रिसोर्सेस हैं, हमारे पास बहुत बड़े बड़े नदियाँ भी हैं, कोयला का भंडारण है। इतना ज़्यादा कोयला है कि हम बाहर भेजते हैं कोयला, लेकिन हमारे लोगों को बिजली नहीं मिल पाता है। निश्चित तौर पे झारखंड सोने का चिड़िया कहा जाता है। सारा कुछ से संपूर्ण होने के बाद भी आज झारखंड के लोग गरीब है, गरीबी से लोग झेल रहे हैं। यहाँ से जितना भी खनन उत्पन्न होती है, खनन करके जो भी निकलता है बाहर तो चला जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों को उसका कोई लाभ नहीं होता है। मैं तो यही कहूँगा, अच्छा नेतृत्व करता अगर झारखंड को मिलेगा, झारखंड एक सुंदर और स्वच्छ बनेगा। तो जैसे कि हमारे राज्य में
बहुत सारे ऐसे समस्या हैं, शिक्षा को लेकर के बोल सकते हैं, हॉस्पिटल को लेकर बोल सकते हैं। तो ये हमारा हॉस्पिटल और विद्यालय या शिक्षा के जो स्तर है कब तक सुधरेगा? मैं झारखंड की बात करूंगा। हम लोग, हमारा जो जानकारी के हिसाब से मैं बोलूँगा, जब से झारखंड का गठन हुआ है यहाँ अस्थायी रूप से कभी सरकार नहीं रही है, जिसके कारण आज झारखंड बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, इस सब मामलों से अछूता है। शिक्षा का कमी, स्वास्थ्य का कमी और भी सारे कमी, जो कि अस्थायी सरकार नहीं होने के कारण कभी राष्ट्रपति शासन लग जाना, कभी जेएमएम का सरकार बनना, कभी गठबंधन का सरकार बनना। उसी सोच के साथ में आजसू पार्टी अपने आप को कुर्बानी देते हुए 2014 में एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़े और हम लोग एक अस्थायी सरकार देने का काम किए। लेकिन हम लोग सरकार में रहते हुए भी कुछ बात जो हमारा आजसू का जो बायलॉज में, जो संविधान में होता है, उसके अनुरूप काम नहीं होने पे हम लोग सड़क पे भी आंदोलन किए और सदन पे भी हमारे विधायकगण अपनी बातों को रखे। यहाँ पे एक और पार्टी उभर रही है, JBKSS, इसको आप कैसे देखते हैं? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। यहाँ किसी को चुनाव लड़ने से किसी को रोका नहीं जा सकता है। लोग संघर्ष कर रहे हैं, अच्छी बात है।